बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करना है। ये एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर है। इसमें हमने लेक्चर 1 के अंदर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन एज वेल एज इन्वायरमेंट और उसके कंपोनेंट्स और उसकी इन्वायरमेंट की अफादियत और इन्वायरमेंट के अंदर हमने गैसेस का रोल जो है वो क्या करना है, स्टडी करना है। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इसको हम देखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट, रिएक्शन ऑफ पोल्यूटेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोल्यूटेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम पोल्यूटेंट के सोर्सेज को और रिएक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स को एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स को हम स्टडी करते हैं। और इन पोल्यूटेंट्स के इंसान की सेहत पे जो खतरनाक इफेक्ट्स हैं उनको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट, रिएक्शन ऑफ पोल्यूटेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोल्यूटेंट एंड इन पोल्यूटेंट्स के जो इंसान की बॉडी पे जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं उनको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को स्टडी करना है। कंपोनेंट वो होता है जो किसी चीज को बनाने में हेल्प करता है। तो इन्वायरमेंट को बनाने वाले चार कंपोनेंट हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर है, फिर उसके बाद हाइड्रोस्फीयर है, फिर उसके बाद हमारे पास लिथोस्फीयर है, उसके बाद बायोस्फीयर है। ये चार कंपोनेंट मिलकर हमारे एक इन्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके फर्स्ट कंपोनेंट को डिस्कस करना है और बाकी सबको यके बाद दीगरे हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर है। इसकी डेफिनेशन है द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि गैसेस का वो गिलाफ, गैसेस का वो कंबल, गैसेस की वो कवरिंग जो हमारी अर्थ को सराउंड करती है, डेट इज कॉल्ड टू एटमॉस्फेयर। अगर हम इसको पिक्चर में देखें तो ये हमारे पास हमारी अर्थ है। अर्थ जो है वो हम बहुत सारी बुक्स में हमने पढ़ा है कि अर्थ जो है या तो गोल होती है या अंडे की शेप की होती है या बेजवी शक्ल की होती है। तो ये हमारे पास अर्थ है और इसके ऊपर आपको व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे। ये व्हाइट व्हाइट पार्टिकल जो है ये गैस के मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने अर्थ को सराउंड किया हुआ है। तो लेयर ऑफ गैसेस लेयर ऑफ गैसेस जो हमारी अर्थ को सराउंड करें, ये हमारे पास क्या बनाती हैं, एटमॉस्फेयर। गैसेस का वो गिलाफ, गैसेस का वो ब्लैंकेट, गैसेस का वो कंबल जो हमारी अर्थ को कवर करने में, हमारी अर्थ को सराउंड करने में हेल्प करे, डेट इज कॉल्ड टू एटमॉस्फेयर। हमारे पास हमारे पास फर्दर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है, यानी कि एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। कंपोजिशन में हम डिस्कस करते हैं कि वो किन चीज़ों से मिलके बना है। तो एटमॉस्फेयर को बनाने वाली कुछ मेजर गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर को बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर को 78% बनाती है, हमारी अर्थ को कवर करती है। ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और इसी तरह कुछ ट्रेस गैसेस हैं। ट्रेस गैसेस वो होती हैं जो एटमॉस्फेयर में कम मिकदार में होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेडान मौजूद नहीं है क्योंकि रेडान रेडियो एक्टिव नोबल गैसेज है। ठीक है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को बनाने में हेल्प नहीं करती। बाकी तमाम नोबल गैसेस मौजूद हैं जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनान और आर्गन मेजर गैसेस के अंदर मौजूद है। ये नोबल गैसेस भी हमारे एटमॉस्फेयर को बनाने में हेल्प करती हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर को बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होती है। तो ये एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है और इनसे एटमॉस्फेयर हमारा मिलके बना होता है। उसके बाद हमारे पास जिस तरह हमारे पास इन्वायरमेंट चार कंपोनेंट से मिलके बनाया है, उसमें चार कंपोनेंट उसके हमारे पास सबसे पहले एटमॉस्फेयर है, फिर उसके बाद हाइड्रोस्फीयर है, फिर लिथोस्फीयर है, फिर बायोस्फीयर है। इसी तरह हमारा एटमॉस्फेयर भी 5 लेयर से मिलके बना है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर 4 लेयर है। सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है। ये अर्थ से आप ऊपर आसमान की तरफ जाएं तो अर्थ से 0.0 से 20 किलोमीटर के रीजन के अंदर ट्रोपोस्फेयर है। फिर 20 से 50 किलोमीटर और ऊपर जाएं तो स्ट्रेटोस्फेयर है। फिर 50 से 85 किलोमीटर और आसमान की तरफ जाएं तो हमारे पास मीजोस्फेयर है। इसी तरह 85 से 500 किलोमीटर के रीजन में जाएं तो थर्मोस्फेयर है। और 500 से 1000 किलोमीटर के रीजन के अंदर
एक्सोस्फेयर है। ये तमाम लेयर्स जो है ना, ये हमारे एक एटमॉस्फेयर को कंप्लीट करती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को बनाने में हेल्प करती हैं। उसके बाद फर्दर हमने एटमॉस्फेयर की मैग्नीट्यूड स्टडी करनी है। मैग्नीट्यूड में हमने एटमॉस्फेयर की थिकनेस स्टडी करनी है कि हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो कितने हाइट तक होता है और इसकी मोटाई क्या है। एटमॉस्फेयर तकरीबन जो है वो अर्थ सरफेस से शुरू होता है और तकरीबन 1000 किलोमीटर, अर्थ सरफेस से ऊपर 1000 किलोमीटर ऊपर जाएं तो हमारे पास ये 0 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर की थिकनेस है। मतलब इस रीजन के अंदर हमारा एटमॉस्फेयर मौजूद होता है। अगर हम पिक्चर में देखें तो ये देखें, ये अर्थ है और यहाँ से अर्थ से 1000 किलोमीटर तक, मतलब ट्रोपोस्फेयर से एक्सोस्फेयर तक, ये हमारे एटमॉस्फेयर की जो है वो थिकनेस है। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं जो अर्थ को सराउंड करते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को बनाने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद हाफ ऑफ इट्स मास इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर 5.6 किलोमीटर। मतलब हमारे पास जो एटमॉस्फेयर को बनाने वाली गैसेस हैं उनकी हाफ कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर के अंदर मतलब 5.6 किलोमीटर के अंदर जो है 50% गैसेस के मालिक्यूल जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि ज्यादा जो गैसेस की कंसंट्रेशन है वो नीचे नीचे 5.6 किलोमीटर के रीजन के अंदर मौजूद होती है। अगर मैं इसको पिक्चर की मदद से समझाऊं, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि इन तमाम लेयर्स में 100 गैस के मालिक्यूल हैं। इन तमाम लेयर में 100 गैस के मालिक्यूल हैं, तो 100 में से 50% गैस के मालिक्यूल वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर 5.6 किलोमीटर के अंदर मौजूद होंगे। मतलब यहाँ पर ये वो एरिया है जो गैसेस से भरा हुआ है। यहाँ पर गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ये वो एरिया है जो गैसेस से कंसंट्रेटेड है। बाकी तमाम लेयर्स में 50% गैस के मालिक्यूल हैं। सिर्फ इतने से एरिया में, जमीन से 5.6 किलोमीटर ऊपर जाएं तो इस इतने से एरिया में तकरीबन 50% गैस के मालिक्यूल होते हैं और बाकी तमाम लेयर्स में यहाँ पर 50% गैस के मालिक्यूल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया गया, हाफ हाफ ऑफ इट्स मास इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर 5.6 किलोमीटर। मतलब जमीन से ऊपर 5.6 किलोमीटर के रीजन के अंदर तकरीबन 50% गैस के मालिक्यूल मौजूद होते हैं और बाकी तमाम लेयर्स के अंदर 50% गैस के मालिक्यूल मौजूद होते हैं। इस एरिया के अंदर जो है वो लोअर 5.6 किलोमीटर के अंदर जो गैसेस के मालिक्यूल होते हैं बाकी तमाम लेयर से ज्यादा होते हैं। उसके बाद हमारे पास हम एटमॉस्फेयर की यूजफुलनेस, मतलब उसकी अहमियत पढ़ेंगे, उसकी अफादियत, वो हमें क्या एटमॉस्फेयर फायदा पहुंचाता है उसको हम स्टडी करेंगे। द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ऐसी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक एंड मेजर पोर्शन ऑफ हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ। वो कह रहा है कि ऐसी गैसेस जो हमारी अर्थ को सराउंड किए हुए हैं, वो गैसेस क्या करती हैं, सूरज से आने वाली कॉस्मिक रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को रोकती हैं। ये गैसेस जो है एज अ अम्ब्रेला का काम करती हैं, एक छतरी का काम करती हैं जो सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं को हमारे तक पहुंचने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो अर्थ पर प्रोटेक्ट रहती है। तो ये गैसेस की वजह से, एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस की वजह से हम खतरनाक शुआओं से बचे रहते हैं जो सूरज से आती हैं। वो कॉस्मिक रेज भी हो सकती हैं, रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स भी हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकती हैं। ये तमाम रेडिएशन को गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो जमीन तक पहुंचने नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी जमीन के ऊपर लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाती है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक गैसेस आर एसेंशियल फॉर द सस्टेनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने में या उनको सरवाइव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हम उसको सांस लेने के लिए यूज करते हैं। अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ना हो तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा ना रहे। एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लांट इसके जरिए फोटोसिंथेसिस करता है। इसे नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो यूज करते हैं और प्लांट को जो है नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को नाइट्रेट्स और अमोनिया लाइक न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से प्लांट जो है वो जिंदा रहते हैं। इसी तरह वाटर वेपर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेनिंग वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वाटर वेपर्स क्या करते हैं, हमारे अर्थ पे टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर वाटर वेपर्स ना हो तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना हाई हो जाए कि हम सब फ्राई हो जाएं और इसी तरह हाँ ये दुनिया रहने के काबिल ना रहे। फर्दर अगर हम डिस्कस करें, फर्दर हम
कि ये वाटर वेपर होते हैं। इट मेंटेन द हीट बैलेंस ऑन अर्थ, मतलब वाटर वेपर और गैसेज जो है हमारी अर्थ के ऊपर क्या करती हैं, हीट वेव्स को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है। नहीं तो अगर ये गैसेज ना होती, हमारी अर्थ पे जो है रेडिएशन ट्रैप ना होती, कुछ देर के लिए ना रुकती, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना ठंडा होता कि हम फ्रीज हो जाते। तो अर्थ के ऊपर गैसेस का होना अल्लाह ताला की एक नेमत है, और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके ज़रिए हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन होता है, तमाम रेडिएशन जो है वो गैसेस के ज़रिए ट्रैप कर ली जाती है, पकड़ ली जाती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है, जिसके ज़रिए हम मतलब बहुत सारे फायदे भी उठाते हैं। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन वाटर, स्फीयर मतलब वो लेयर, वो रीजन, वो पोर्शन जहाँ पर वाटर मौजूद है, डेट इज कॉल्ड टू हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोजन हाइड्रोस्फीयर भी जो हमारे पास इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, इसको हमने स्टडी करना है। और इस लेक्चर में हमने हाइड्रोस्फीयर तक ही स्टडी करना है। हाइड्रोस्फीयर में हमने तमाम वाटर बॉडीज को स्टडी करना है। वाटर बॉडीज से मेरी मुराद जहाँ जहाँ दुनिया में पानी मौजूद है, डेट इज कॉल्ड टू वाटर बॉडीज। जहाँ जहाँ दुनिया में पानी मौजूद है, डेट इज कॉल्ड टू वाटर बॉडीज। इट इंक्लूड ऑल वाटर बॉडीज, मेनली ओशन। ओशन का मतलब होता है समंदर। एक होता है हमारे पास छोटा समंदर, एक होता है बड़ा समंदर। जैसे हमारे पास बहरुल कायल है, बहरुल हिंद है, ठीक है। इसको हम ओशन को बहर भी कहते हैं, बड़ा समंदर भी कहते हैं। और ओशन के अंदर पानी मौजूद होता है, तो इस वजह से इसको हम वाटर बॉडीज कहते हैं। तो हेडोस्फीयर वो रीजन है, ठीक है, जहां पर पानी मौजूद होगा। इट इंक्लूड ऑल वाटर बॉडीज, मेनली इसमें तमाम वाटर बॉडीज आ जाएंगी, जिसमें हमारे पास ओशंस हैं, रिवर है, स्ट्रीम है, लेक्स हैं, पोलर आइस कैप्स हैं। पोलर आइस कैप से मुराद जो पानी के ऊपर बर्फ की तह जम जाती है, डेट इज कॉल्ड टू पोलर आइस कैप्स। ग्लेशियर, बर्फ बर्फ के पहाड़। ग्राउंड वाटर मतलब रिजर्वायर, मतलब ऐसा पानी जो जमीन के नीचे है, ठीक है। ये जहां जहां पानी मौजूद है, ये हमारे पास वाटर बॉडीज हैं। और ये सारी वाटर बॉडीज जो है वो मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं, और हाइड्रोस्फीयर जो है ये हमारे एनवायरनमेंट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। जो हमारे पास ओशन होता है, इसको हम बहर भी कहते हैं, बड़ा समंदर भी कहते हैं। तकरीबन इसके अंदर 97% जो है समंदर के अंदर जो है पानी होता है। और ओशन के अंदर मैक्सिमम वाटर जो है वो साल्टी होता है। अगर इंसान इसको यूज कर ले तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर साल्ट के होने की वजह से इंसान की किडनी के अंदर किडनी स्टोन्स बन जाते हैं या क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की किडनी जो है वो फेल हो जाती है, वर्क करना छोड़ जाती है। इसी तरह पोलर आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स से मेरी मुराद ये है कि ऐसा बर्फ जो पानी की लेयर के ऊपर या समंदरों के ऊपर जम गया है। एंड ग्लेशियर मतलब बर्फ के पहाड़, इसके अंदर टोटल जो पानी होता है वो 2.2% होता है। और उसके बाद हमारे पास फ्रेश वाटर जो है वो ओनली 1% जो है पानी जो है हमारे वाटर रिसोर्सेज के अंदर, लेक्स के अंदर, रिवर के अंदर, सरफेस वाटर, स्ट्रीम या ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के, इतना पानी जो है हमारे रिवर में, लेक्स में, स्ट्रीम में और जमीन के नीचे मौजूद है। और अगर हम सबको इकट्ठा करें, 97% जो है हमारे ओशन में है, 2% मतलब पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में है, और 1% फ्रेश वाटर है जो हमारी रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम में और जमीन के नीचे मौजूद है। तो 97+2, 99+1, 100% वाटर जो है ये वाटर बॉडीज के अंदर मौजूद है, और ये मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद कंजप्शन ऑफ फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर है हमारी दुनिया में सिर्फ 1% है। इसमें से जो है एग्रीकल्चर 69% जो है वो इसको यूज करती है। 1% में से 60, अगर आप 1% को 100% के इक्वल कंसीडर करें, तो 69% एग्रीकल्चर, ज़रात इसको यूज करती है, 23% इंडस्ट्री, और हमारे पास जो है 8% जो है वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए इसको यूज किया जाता है। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम। आपने ये सारा लेक्चर सुनना है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपने मुझे कमेंट कर देना है, आई विल आंसर। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।